नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 7 पार्ट 7, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। और ये चैप्टर लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। तो जैसे कि आप चैप्टर का नाम ही देख रहे हैं, पाठ का नाम देख रहे हैं, क्या निराश हुआ जाए। तो आप क्या यहाँ पर समझ पा रहे हैं इस पाठ के नाम से। जैसे कि आप देखते हैं, आप सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहले आपके घर में कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए या तो मोबाइल फोन होता है, उसके बाद आता है न्यूज़पेपर। तो जैसे ही हम अपना न्यूज़पेपर उठाते हैं, आप देखेंगे उसमें एक से बढ़कर एक नेगेटिव खबरें, नकारात्मक खबरें। आज यहाँ चोरी हो गई, आज यहाँ डाका डल गया, आज यहाँ लूट हो गई, आज इसका मर्डर हो गया, या आज धोखाधड़ी हुई, या आज इस तरह की आपदा आ गई, ये नुकसान हो गया, पानी भर गया, ये हो गया वो। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा न्यूज़पेपर जो होता है वो ज्यादातर जो होता है नेगेटिव, जो होती है नकारात्मक जो खबरें होती हैं, उनसे भरा हुआ होता है पूरा। और आप देखेंगे कि अगर कुछ सकारात्मक खबरें भी होती हैं, दोनों तरह की खबरें होती हैं, लेकिन आप ज्यादातर जो चीजें देखते हैं वो नेगेटिव होती हैं और हमारा ध्यान नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा जल्दी से जाता है। तो क्या होता है कि अगर हम सुबह सुबह ही ये सारी चीजें अगर हम सुन लेते हैं, हम देख लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर एक नकारात्मकता आ जाती है, एक नेगेटिविटी आ जाती है जीवन के प्रति कि क्या अब यही कुछ बचा है होने के लिए। यानी कि जीवन के प्रति जो आशा होती है वो निराशा में बदल जाती है, जीवन के प्रति जो उत्साह होता है वो समाप्त हो जाता है। देखिए, संसार में अच्छे और बुरे दोनों टाइप के लोग होते हैं, दोनों टाइप के काम भी होते हैं, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और उन्हीं सकारात्मक चीजों को देखकर अपने जीवन को आशावादी बनाना चाहिए। तो क्या कुछ कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने इस पाठ में, जैसे कि पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो देखिए, कहते हैं कि क्या हमें निराश होना चाहिए। तो आप चैप्टर को पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, उससे आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हमें इन सारी चीजों को, इन सारी खबरों को पढ़कर अपने जीवन में निराश और उदास होकर बैठ जाना है या नकारात्मकता अपने अंदर भर लेनी है, जीवन के प्रति हम उत्साह जो आशाहीन हो जाना है हमें। तो यही सारी चीजें, यही सारी बातें ये पाठ हमें सिखा रहा है। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो पूरा नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही है और उनका जन्म 19 अगस्त 1907 बलिया उत्तर प्रदेश, जो कि भारत में है, हुआ था। मृत्यु का स्थान इनका 19 मई 1979 दिल्ली, भारत। व्यवसाय यानी कि प्रोफेशन, क्या काम करते थे ये, लेखक हैं और सबसे मेन ये है आलोचक। यानी कि इन्होंने अपनी ज्यादातर रचनाओं में रचनाएं आलोचना के तौर पर लिखी हैं और ये प्राध्यापक के रूप में भी इन्होंने काम किया। हिंदी का जो साहित्य काल है, यानी कि लिखने का जो काल है इनका, वो है आधुनिक काल। हिंदी साहित्य की विधा है निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार। हिंदी साहित्यकार की जो इनकी विधा है वो एक निबंधकार की तरह है और साथ ही आलोचक के रूप में है और एक उपन्यासकार के रूप में भी इनकी जो हिंदी साहित्य की विधा है, यानी कि इन विधाओं में इन्होंने लिखा है। जैसे सबसे पहले तो इन्होंने आलोचनाएं सबसे ज्यादा लिखी है, यानी कि ये आलोचक है, निबंधकार भी है और उपन्यासकार भी है। बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी, माता पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, ज्योत्समती। इनको कुछ प्रमुख सम्मान भी दिए गए, जैसे कि साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद आलोक पर्व निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें डॉक्टर ऑफ लेटर्स का भी पुरस्कार मिला।
तो इस तरह से हमने यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय को थोड़ा सा पढ़ लिया है। अब हम एक बार पाठ प्रवेश यानी कि पाठ में क्या कुछ चीजें हैं वो हम जान लेते हैं। तो सारी चीजें मैंने लगभग आपको क्लियर कर दी हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए पाठ एक श्रेष्ठ निबंध है। जैसे कि मैंने कहा, ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने निबंध विधा और अपना उपन्यास और दूसरा आलोचना, इन तीनों में अपने साहित्य को लिखा है। तो इनके ज्यादातर जो लेख हैं वो इन्हीं तीनों में है। तो ये चैप्टर भी आपका यहाँ पर एक निबंध विधा में लिखा गया पाठ है। तो देखिए, इस पाठ के द्वारा लेखक देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए कहती है। कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर हम नेगेटिव चीजों को सामने रखते हैं, हमारे दिमाग में नेगेटिव चीजें ही आती हैं और हम जल्दी से नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट भी करते हैं, ग्रहण भी करते हैं। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि देश में बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं, इससे वो इनकार नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आगे अभी आप चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें इसमें बताई जाएंगी। तो सामाजिक बुराइयां हैं, लेकिन जो कुछ अच्छाइयां हैं हमें उन्हें भी उजागर करना चाहिए। इससे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जीवन के प्रति आशा बढ़ेगी, लोगों के अंदर जीवन को जीने के लिए आशा होगी। तो यहाँ पर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यही कह रहे हैं कि हमें अच्छाइयों को भी उजागर करना है। और वो कहते हैं कि हमें रोजाना समाचार पत्रों को पढ़कर ऐसा लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी तो जैसे खत्म ही हो गई होगी। आपने देखा होगा कि विदेश में नौकरी पाने के लिए इतने की ठगी की गई, या सरकारी नौकरी पाने के लिए इतने की ठगी की गई, या घर दिलाने के नाम पर इतने की ठगी की गई, या जमीन दिलाने के नाम पर इतने की ठगी की गई, या फिर अलग अलग तरह से आप बहुत सारी नेगेटिव खबरें, यानी कि जिनको पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि अब तो संसार में कोई भी इंसान विश्वास का पात्र ही नहीं रहा है। और कई बार आप ऐसी खबरें पढ़ते हैं, इतनी भयानक खबरें आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आपको अपने जो सगे खास जो आपके रिलेशन होते हैं उन पर भी आपको डाउट होने लगता है। तो क्या यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि रोज के जो समाचार पत्र हैं उनको पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे समाज में जो सच्चाई और अच्छाई और ईमानदारी है वो समाप्त हो चुकी है। आज आदमी गुणी कम है लेकिन दोषी ज्यादा है। कोई भी आदमी, किसी भी व्यक्ति के अंदर गुण कम और दोष ज्यादा है। यानी कि अगर सामने वाले से उसके बारे में पूछा जाए तो वो उसकी अच्छाइयों को कम बताता है, उसके गुणों को कम बताता है, बल्कि उसके अवगुणों को, उसके दुर्गुणों को ज्यादा एक्सप्लेन करता है। आज लोगों की सच्चाई से आस्था डिगने लगी है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि सच से आस्था डिगने लगी है, विश्वास, भरोसा बहुत ही कच्चा हो चुका है। जो एक तरह से जिस पर एक बार मान लिया कि हाँ ये इंसान सच बोल रहा है तो उसको सच मान लिया जाता था, लेकिन आज चाहे वो इंसान कितना भी सच बोल रहा है, हमें उस पर तब भी यकीन कर पाना मुश्किल होता है। लेखक कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि शक्ति मानकर हार नहीं माननी चाहिए। आदि को शक्ति मानकर हमें लोभ, मोह, काम, क्रोध को शक्तिमान मानकर, यानी कि उन्हें बहुत ही ज्यादा मजबूत मानकर हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो यही है संसार में और कुछ बचा ही नहीं है, बल्कि उनका हमें डटकर सामना करना है। और वे आगे कहते हैं कि हमें किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है। कानून और धर्म अलग अलग हैं। कानून और धर्म जो है अलग अलग है। हमें किसी भी इंसान के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है, किसी
दूसरे के बहकावे में नहीं आना है, किसी दूसरे के कहने पर नहीं चलना है हमें। और सबसे मेन चीज यहाँ पर कहा है कि कानून और धर्म में अंतर होता है। और परंतु कुछ लोग कानून को ही धर्म से बड़ा मानते हैं, कानून को धर्म से बड़ा मानते हैं कुछ लोग। समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बुराइयों को रस लेकर बताते हैं, यानी कि किसी दूसरे इंसान की अगर बुराइयां बतानी है तो उसका आनंद लेकर, उसका रस लेकर, चाहे अपने ही देश का क्यों ना हो, अपने देश के बारे में क्यों ना हो, अपनी सरकार के बारे में ही क्यों ना हो, अपने देश की किसी संस्था के बारे में ही क्यों ना हो, उनकी बुराइयों को रस लेकर, यानी कि बहुत आनंद के साथ, बहुत खुशी के साथ एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरी बात, बुराई में रस लेना भी बहुत बुरी बात है। जो इंसान बुराई में रस लेता है, यानी कि जो बुराई को बहुत आनंद से व्यक्त करता है, बहुत खुशी से व्यक्त करता है, बुराई में रस लेना भी उतनी ही बड़ी बात है। तो आगे कहते हैं लेखक के अनुसार, सच्चाई आज भी दुनिया में है और इसके कई उदाहरण उन्होंने अपने पाठ में दिए हैं। तो क्या क्या उदाहरण हैं और कैसे उन्होंने इस पाठ को एक्सप्लेन किया है, पढ़ते हैं इस पाठ का सार। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पंक्ति पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एक एक पंक्ति पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। पाठ प्रवेश, यानी कि पाठ में जो कुछ भी चीजें बताई गई है वो ज्यादातर हमने यहाँ पर पढ़ ली है। शुरू करते हैं पाठ का सारांश। क्या निराश हुआ जाए पाठ, लेखक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। देखिए, पाठ और लेखक का नाम हमेशा याद होना चाहिए। क्या निराश हुआ जाए, चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए और लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक निबंध है। देखिए, फिर से बता रही हूं, निबंध विधा में लिखा गया ये चैप्टर है। लेखक आए दिन समाचार पत्रों में छपने वाली डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं से दुखी है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ही ज्यादा दुखी हैं कि आए दिन जब भी हम न्यूज़पेपर उठाते हैं, जब भी हम समाचार पत्र उठाते हैं, तो हमें इस तरह की ही खबरें पढ़ने को मिलती हैं, इस तरह की खबरें ही सुनने को मिलती हैं कि कहीं पर डकैती हो गई, कहीं पर चोरी हो गई, कहीं पर तस्करी हो गई, कहीं पर भ्रष्टाचार हो गया। तो इस तरह की खबरों को से लेखक बहुत दुखी है, इसलिए वो कहते हैं कि आए दिन जिस तरह से लोग एक दूसरे पर बेईमानी का आरोप लगाते हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि अब दुनिया में कोई भी ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। तो लेखक कहते हैं कि जिस तरह से न्यूज़पेपर में रोज किसी न किसी पर आरोप लगते रहते हैं, इल्जाम लगते रहते हैं बेईमानी के, धोखाधड़ी के, तो उसको देखकर लगता है कि संसार में कोई भी ईमानदार व्यक्ति अब बचा ही नहीं है, कोई भी ईमानदार व्यक्ति अब शेष नहीं रह गया है। लोग एक दूसरे पर संदेह करने लगे हैं, शक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, संदेह बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। खासकर ऊंचे पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों पर ज्यादा संदेह किया जाता है। यानी कि आजकल देखिए, एक इंसान अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसके कारण बाकी लोगों पर भी शक किया जाता है, बाकी लोगों पर भी भरोसा नहीं किया जाता, बाकी लोगों को भी बेईमान समझा जाता है। और खास तौर पर जो ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग हैं, हम पहले से मान लेते हैं कि ये तो भ्रष्ट व्यक्ति है। हम ना तो उसके व्यक्तित्व को जाने, ना उससे बात करें, ना ही उससे कुछ काम करवाए, हम ये मान लेते हैं कि ये तो भ्रष्ट व्यक्ति है, ये बेईमान व्यक्ति है। लेखक कहते हैं इस वक्त तो सबसे सुखी इंसान वही है। आज के समय में लेखक कहते हैं कि सबसे सुखी इंसान वही है जो कोई भी काम धंधा नहीं करता, जो कोई भी काम धंधा नहीं करता। यानी कि अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो उसको ना तो अच्छा कहा जाएगा ना बुरा कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं लेखक, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता भी है तो लोग उसके गुणों और अच्छाइयों का बखान करने के बजाय उसके अंदर के अवगुणों और बुराइयों का बखान जोर शोर से करने लगते हैं। कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है, देखिए क्या होता है आजकल, जो ईर्ष्या की प्रवृत्ति है वो सबसे ज्यादा लोगों में बढ़ गई है। तो अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर भी रहा है
तो सामने वाला उसकी तारीफ ना करके, उसको प्रोत्साहित ना करके, उसके अवगुणों का ही बखान करेगा। क्योंकि देखिए, गलतियां हमेशा उस इंसान से होती हैं, गलती हमेशा उस इंसान से होती है जो काम को करता है। बिना काम करे या बिना काम करने की कोशिश किए गए गलती कैसे हो सकती है? तो जब हम काम करने की कोशिश करेंगे या काम करेंगे तो ही तो गलतियां होंगी। तो यहाँ पर अगर आदमी काम करने की कोशिश कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बाई चांस कोई उससे गलती हो जाती है, तो उस पर उसको उसके काम के लिए उसको प्रोत्साहित ना करके उसकी एक गलती को जोर शोर से सभी को सुनाया जाता है, उसकी बुराइयां सब लोगों में की जाती हैं। आगे लेखक कहते हैं कि लेखक के अनुसार जो हर व्यक्ति होता है, प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर गुण और दोष दोनों ही विद्यमान होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर गुण और दोष विद्यमान होते हैं, लेकिन लोग गुणों को देखने के बजाय दोषों को अधिक देखते हैं। यानी कि अगर एक इंसान आपके पास आया और आपने उससे बात करी, वो आपके साथ कुछ टाइम उसने स्पेंड किया, जैसे ही वो जाता है, जैसे ही वो इंसान जाता है, कभी भी आप उसकी अच्छाई नहीं करते हो। आप उसके अरे ये तो ऐसा था, ये ऐसा कर रहा था, ना काम आता है, ना कहा जाता है, ना लिखना आता है, ना पढ़ना आता है, ना बोलना आता है, ना चलना आता है, उसकी बुराइयां आप करने लग जाते हो, उसके अवगुणों का बखान करने लग जाते हो। लेकिन अगर उसके अंदर एक या दो गुण भी हैं तो वो गुण आप भूल जाते हो, उन गुणों का बखान आप नहीं करते हो। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अगर यही असली भारत है, अगर यही असली भारत है तो यह चिंता का विषय है। अगर सच में हमारा असली भारत यही है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हम आपस में ही, देखिए हम कहते हैं कि हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति हम पर तब तक शासन नहीं कर सकता जब तक हम एकजुट हैं, जब तक हम एक हैं। लेकिन अगर हम आपस में ही अपनी अपनी बुराइयां एक दूसरे की करने लगे, एक दूसरे की चुगली करने लगे, एक दूसरे को ताने देने लगे, हमारे मन एक नहीं है, तो हम पे हम बाहर वाला व्यक्ति हमें अपने आप दबा देगा। तो यही है कि क्या यही हमारा असली भारत है? अगर ये सच में हमारा असली भारत है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यानी कि हम किस ओर जा रहे हैं? क्या सभ्यता संस्कृति हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं? क्या संस्कार हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी और तिलक ने आजादी की लड़ाई लड़ते वक्त ऐसे भारत का सपना बिल्कुल नहीं देखा था। जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन, जो महापुरुष जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि अपनी अंतिम श्वास तक वो देश को आजादी देने के लिए, देश को ब्रिटिश सरकार से बिल्कुल छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ा था। तो उन्होंने इस तरह के भारत का कभी भी सपना नहीं देखा था, जहां पर बेईमानी हो, जहां पर झूठ हो, जहां पर फरेब हो, जहां पर धोखाधड़ी हो, जहां पर अविश्वास हो। इस तरह के भारत का उन्होंने सपना बिल्कुल भी नहीं देखा था उस समय, कि वो आज जिस देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ रहे हैं, अपना पूरा जीवन जिसके लिए न्यौछावर कर रहे हैं, आगे जाकर उसका जो चित्र है वो इस तरह का होने वाला है। फिर वो प्रश्न पूछते हैं लेखक कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति वाला सभ्य सुसंस्कृत भारत वर्ष कहाँ खो गया? वो कहते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत, सभ्य, सुसंस्कृत भारत आज कहाँ खो गया? आगे कहते हैं कि जैसे सारी ही नदियां अंततः आकर समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार भारत भूमि भी आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय, भारतीय आदर्शों व सभ्यता संस्कृति की मिलन भूमि यानी कि संगम स्थल है। जिस प्रकार अलग अलग जगहों से नदियां निकलकर कहाँ मिलती हैं? समुद्र में जा मिलती है। उनका जो संगम है वो कहाँ है? समुद्र है। वहां पर जाकर सारी
नदियां एक हो जाती हैं। वहां जाकर आप कभी नहीं कहते कि ये गंगा है, ये सरस्वती है, ये सिंधु है, ये रावी है, ये सतलज है, या बाकी नदियां। वहां पर आप उनको अलग अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वो एक हो जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमारा जो भारत देश है, ये भी आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों व सभ्यता संस्कृति का एक संगम स्थल है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया था शुरुआत में ही कि भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। यानी कि 22 ऐसी भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। उसके बाद भी कई ऐसी भाषाएं हैं जिनको अभी तक मान्यता नहीं मिली हुई है, और उसके बाद भी कई उपभाषाएं हैं, कई बोलियां हैं, बहुत सारा। यानी कि भारत जो है वो अलग अलग रंगों में रंगा हुआ है, अलग अलग तरह के यहाँ पर रंग है, अलग अलग तरह के यहाँ पर जाति धर्म है। तो ये इस तरह की ही एक सभ्यता संस्कृति की मिलन भूमि यानी कि संगम स्थल है। तो कैसे आज ये भारत इस तरह की स्थिति में पहुंच गया है। तो कभी भी रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय की महान संस्कृति वाले भारत का, इस तरह का सपना भारत के लिए उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। अर्थात देश की संस्कृति कई धर्मों व जातियों के मिलन से बनी है। जो हमारा देश भारत है, यहाँ पर जो यहाँ की जो संस्कृति है वो कई धर्मों की, जातियों की, संस्कृतियों के मिलन से बनी है। जैसे कि मैंने कहा, हमारे देश में बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे अलग अलग रंगों से हमारा देश बना है। तो इस तरह की बहुत सारी सभ्यताएं हैं यहाँ पर, बहुत सारी संस्कृतियां हैं यहाँ पर। इसीलिए कुछ लोग गलत होने से हमारे ऋषि मुनियों के समृद्ध, सुसंस्कृत, पावन भारत खत्म नहीं हो सकता। यानी कि इतनी सारी चीजें, देखिए हमारा भारत कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। आप पूरे वर्ल्ड को देख लीजिए, पूरे संसार को देख लीजिए, कितने भी 200-300 जितने भी देश हैं, उन सभी देशों को देख लीजिए। जिस तरह की संस्कृति, जिस तरह की सभ्यता हमारे देश भारत में है, इस तरह की संस्कृति सभ्यता आपको कहीं भी नहीं मिल सकती है। तो क्या ऋषि मुनियों का ये समृद्ध और सुसंस्कृत पावन भारत कुछ लोगों के गलत होने से क्या समाप्त हो जाएगा? कुछ लोगों के बेईमान होने से क्या खराब हो जाएगा? कुछ लोगों के भ्रष्ट होने से क्या समाप्त हो जाएगा? वह हमारा सुंदर भारत हमेशा बना रहेगा। यानी कि हमें यहाँ पर जो लोग बुरे हैं, जिन लोगों में बुराई है, जिन लोगों में भ्रष्टाचार है, उन लोगों को सुधारना है। हमें उन्हें अच्छा करना है, उनको हमें प्रेरित करना है, उनको अच्छा बनाना है, उनको हमें सुसंस्कृत बनाना है, ना कि उन लोगों की वजह से हम अपने ही जीवन को आशाहीन कर लें, अपने ही जीवन को निराशा से भर दें, या ये कहें कि अब तो जीवन जीने योग्य ही नहीं रहा। अब तो यहाँ पर मतलब जो हमारा जो देश है, जो अलग अलग संस्कृति सभ्यताओं से बना है, अब तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई संस्कृति सभ्यता बची ही नहीं। तो बचाना हमारे हाथ में है। पॉजिटिविटी अपने अंदर रखनी है, सकारात्मकता अपने अंदर रखनी है। कोई बुरा व्यक्ति है भी तो उसके एक बुरा है कहकर उस पूरे समाज को बुरा नहीं कहना है, उनको सुधारने की कोशिश करनी है, उनको संभालने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं, हाँ अभी हमें ऐसा लग रहा है कि जो झूठ फरेब कर रहे हैं वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। कई बार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट जब हम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाती है अपने काम से, अपने घर के काम से, अपनी चीजों से, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार, इससे अच्छा तो वो इंसान है जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, जो डकैती कर रहा है। क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, क्या फायदा सुबह से शाम तक काम करने का, उसके बाद तो वही ढाक के 3 पात, कुछ भी नहीं मिल पाता है। सिर्फ पेट भरने योग्य या घर चलाने योग्य हम इनकम कर पाते हैं, या हमें पैसा मिलता है, या समाज में हमारी इज्जत हो पाती है। आज के समाज में आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ,
हमें ऐसा लगता है कि जो झूठ बोल रहे हैं, जो फरेब कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, और जो ईमानदारी से रहते हैं उनका जीना समाज में कठिन हो गया है। ईमानदार व्यक्तियों के लिए समाज में जीना कठिन हो गया है, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने काम को करना चाहेगा उसको हमेशा दबाया जाता है। ये ऐसा हमें आजकल लगता है। और क्योंकि आजकल के लोग जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसको मूर्ख समझते हैं। जो देखिए क्या होता है, कोई भी, चाहे जॉब है चाहे कुछ भी है, अगर हमको 10 लाख देकर वो जॉब मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, तो क्यों उसके लिए एग्जाम दिया जाए, क्यों उसके लिए बाकी की क्वालिफिकेशन पूरी की जाए, क्यों उसके लिए इतने पापड़ बेले जाए, सीधे जाकर पैसे दो और नौकरी पाओ। लेकिन क्या वो जो व्यक्ति इस तरह से नौकरी पा रहा है और एक व्यक्ति जो सारे एग्जाम्स क्लियर करके आ रहा है, सब कुछ अपने जो एक तरह से जो प्रक्रिया होती है एग्जाम देने की वो पूरी करके आ रहा है, तो उसमें से सफल कौन व्यक्ति हुआ? जो सारी मेहनत करके आ रहा है उसको सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि वो उसी काम के लिए बना है, वो उस काम के लिए वहां पर आया है, वो पूरी तैयारी से उस काम के लिए आया है। तो अगर वो काम वो बहुत ठीक से, जब वो बहुत सारी तैयारी करके आया है, बहुत सारी प्रक्रियाओं के बाद सेलेक्ट हुआ है, तो देखिए काम अच्छा कौन करेगा? अच्छा काम कौन करेगा? जो डायरेक्ट भर्ती हुआ है या जो बहुत सारी प्रक्रियाओं के बाद जिसने अपनी जॉब को पाया है? जाहिर सी बात है जो सारे एक्सपीरियंस लेके यहाँ तक पहुंचा है वो अच्छा काम करेगा। और देखिए अब क्या होता है, जब इस तरह से काम होने लगता है तो फिर वो काम अपने आप ही खराब हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति डायरेक्ट आया है उसके पास ना तो कोई अनुभव है उस काम का, ना कोई सूचना उसको है उस काम की, ना कुछ मेहनत उस काम के लिए उसने करी है, तो उसको उस चीज की वैल्यू पता नहीं होती। और फिर इस तरह से भ्रष्टाचार जो है जड़ से लेकर आगे तक बढ़ता जाता है, हर हर मोड़ पे फिर भ्रष्टाचार होता जाता है। तो यहाँ पर यह सब देखकर आदर्श जीवन के महान मूल्यों से, जैसे सच्चाई, ईमानदारी पर से विश्वास टूटता महसूस हो रहा है। देखिए जब इस तरह से क्या होता है कि इस तरह की प्रक्रिया जब होती है तब समाज में, क्योंकि जब ईमानदार व्यक्तियों को झूठा समझा जाता है, ईमानदार व्यक्तियों को मूर्ख समझा जाता है, ईमानदार व्यक्तियों का जीवन जब कठिन हो जाता है, तो व्यक्ति का ईमानदारी पर से, सच्चाई पर से, नैतिक मूल्यों पर से और विश्वास टूट जाता है, और वो अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करता है। वो सोचता है कि ये समाज तो झूठ से ही चलता है, मैं तो बिना फालतू में इस काम पे लगा हुआ था। लेखक कहते हैं भारतवर्ष ने हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं की जगह व्यक्ति के गुणों को महत्व दिया है। जो हमारा असली का भारतवर्ष था, जो हमारा असल हमारा भारत था, उसने कभी भी भौतिक संसाधनों के और सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। उसने हमेशा व्यक्ति के गुणों को महत्व दिया। उसने ये नहीं देखा कि ये आदमी कितने बड़े लेवल से आता है, ये उच्च वर्ग का है या निम्न वर्ग का है। उसने हमेशा देखा कि इंसान के अंदर नैतिक गुण है या नहीं, इंसान के अंदर नैतिक मूल्य है या नहीं, इंसान का व्यक्तित्व कैसा है, वो सारी चीजें उसने देखी। लेकिन अब यह भी एक सच्चाई है, ये पुरानी बातें कही जा रही हैं, लेकिन अब यह भी एक सच्चाई है कि व्यक्ति के अंदर ही लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसी भावनाएं छुपी होती हैं। यानी कि एक जो व्यक्ति है, कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप सामने किसे रखते हैं। तो जो व्यक्ति हमेशा बुराई 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 करता है, तो उसका पता चल जाता है कि ये व्यक्ति बुरा है, लेकिन कई चीजों में वो अच्छा भी है। लेकिन जो व्यक्ति सामने से आपको लगता है अरे यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कभी ना कभी क्योंकि वो भी एक व्यक्ति है और उसके अंदर भी लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये चार चीजें कहीं ना कहीं उसके अंदर हमेशा होती हैं, हमेशा से होती हैं, हमेशा तक होती हैं। तो लेकिन इनको ऊपर हावी होने देना बहुत बुरी बात है। यानी कि कैसे आप इन पर कंट्रोल करते हैं,
कैसे आप इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, अपने लोभ को। आपको दिख रहा है कि आपके आप स्कूल आए हैं और किसी बच्चे, कोई बच्चा फीस लेकर आया है और उसकी फीस के 500 रुपीज नीचे गिर गए हैं, और आपके मन में पहले, सबसे पहले आता है, आपने उठाया, मैं क्यों किसी से पूछूं, मुझे तो मिला है, मैं रख लेता हूं। ठीक है ना, तो ये लोभ है। ठीक है, उसके बाद आता है मोह, यानी कि अपनी चीजों पे लालच, अपनी चीजों का लालच, अपनी चीजों का मोह। मैं क्यों किसी की हेल्प करूं, मैं क्यों किसी को अपने सामान दूं, अपनी चीजें दूं। क्रोध, तो क्रोध तो आज के टाइम में हर इंसान इतना ज्यादा बिजी हो गया है, इतना ज्यादा व्यस्त हो गया है, इतना ज्यादा अपने काम में, अपनी दिनचर्या में वो उलझ गया है कि उसको अगर अच्छी बात भी आप कहते हो तो उसको बुरी लग जाती है, उसको जल्दी से क्रोध आ जाता है। तो इन सबको आपने कंट्रोल करना है, इन 4 चीजों को, लोभ, मोह, काम, क्रोध, चारों चीजों को आपने कंट्रोल करना है। और तभी तभी क्या होगा, इनको हम आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, और इसी से आपका जीवन हमेशा अच्छा बनेगा। आगे कहते हैं, भारतवर्ष में हमेशा लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसे दुर्गुणों पर संयम रखना सिखाया जाता है। यानी कि जब हमारा देश, जो हमारे देश के पहले हमारे देश में विद्यालय हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, तो वहां पर सबसे पहले देखिए, आजकल तो अलग अलग फील्ड हो गए हैं, बच्चे अपने फील्ड की पढ़ाई करते हैं, नैतिक मूल्य बहुत कम हो गए हैं, नैतिक मूल्यों की शिक्षा बहुत कम दी जाती है। अगर 10th क्लास तक, लगभग 8th क्लास तक आपको सेम पढ़ाया जाता है, 8th क्लास के बाद ही आप अपना सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, अपनी टर्म चूज कर लेते हैं कि आपको क्या, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, क्या आप करना चाहते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं। तो आपका ध्यान बाकी चीजों से बिल्कुल हट जाता है। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड कुछ करना है, तो आप बायो लेते हैं, यानी कि जीव विज्ञान ले लेते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड से जाना है तो आप मैथ्स ले लेते हैं। अगर आपको किसी और फील्ड में जाना है, कंप्यूटर से जुड़े हुए फील्ड में जाना है, तो आप कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं। अगर आपको कृषि से जुड़े हुए फील्ड में जाना है तो आप कृषि विज्ञान ले सकते हैं। तो आजकल हम क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट से जुड़ी हुई नॉलेज लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, सबसे पहले गुरुकुलों में यही चीज सिखाई जाती थी, लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसे दुर्गुणों पर संयम रखना सिखाया जाता था। जैसे कि आपको समय पर उठना है, अपने नैतिक जो मूल्य हैं उनका पालन करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, अपने अंदर मोह नहीं आने देना है, अपने अंदर क्रोध नहीं आने देना है, लोभ नहीं आने देना है, काम नहीं आने देना है। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन अब ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा बदल रही हैं, लेकिन हमें इनको कंट्रोल करना होगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा बताया गया हमारा ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा हमारा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे चीजें इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं। और साथ ही अब यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुछ एग्जाम्पल्स भी देने वाले हैं आगे, कि कैसे उन्होंने जीवन में 2-3 बार इस तरह के अवसर उनके आए कि उन्हें लगा कि सच्चाई, ईमानदारी अभी समाप्त नहीं हुई है, लोग एक दूसरे की हेल्प करने से अभी नहीं कतराते हैं, क्योंकि एक जगह अगर किसी ने हेल्प नहीं की तो हम समाज को ये सोच लेते हैं कि आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। लेकिन आप चैप्टर में आगे जब इन एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। तो इस पाठ का पूरा निचोड़ है कि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं, सकारात्मकता लाएं, और कैसे, ये आगे हम एग्जाम्पल्स के द्वारा पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आज जो कुछ भी पढ़ा हम आपने यहाँ पर, उसको घर पर एक बार अपनी पाठ्य पुस्तिका से जरूर रिवाइज करें। बाकी का सेशन कंटिन्यू करेंगे, बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।